गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 11 एक यात्रा यह भी का अभ्यास करेंगे, जिनके लेखक है रामदरस मिश्र। उनका जन्म 1924 में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। उनके बहुचर्चित उपन्यासों में जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर, आपकी कविताओं के संग्रह, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई ये धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, उनके कहानी संग्रह, खाली घर, बसंत का एक दिन, एक्सिट कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको हिंदी अकेदमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य के भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया है। छात्रों, एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वालों के साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह ही बदल दी है। यहाँ पे सड़क का चित्र है ऑटो वाले का, और ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार करता रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकलते तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि वह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आओ? और लेखक उससे पूछ बैठते हैं, यानी अब देखते हैं, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमा घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा,
मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, बदमाश सी। दिधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप का हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने इससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह भी भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की को तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो सकेगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समझ के लिए इससे इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कोई कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है,
तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यहाँ परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे हो। मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं कि अपने व्यवहार में नहीं उतारते, लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उससे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती ही रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन से कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसों का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, वह आंखों में न झारता रहा। रिक्शे वाले ऑटो वालों की कहानी बताई गई है।